वेलकम टू जी के बिप्स। सो फ्रेंड्स, MPPSC मीन्स 2021 आंसर राइटिंग की आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम इतिहास में सैंधव सभ्यता का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो हमारी क्लास का फॉर्मेट, हम 3, 5 और 11 मार्कर्स को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं 3 मार्कर्स फ्रेंड। तो 3 मार्कर्स में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वहाँ से आपको 3 मार्कर्स बन सकते हैं। जैसे प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन सा स्थल, जैसे आपको 2020 में पूछा गया है कोट्टदीजी के बारे में। तो अब कोट्टदीजी के बारे में आप किसी भी स्थल के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि सबसे पहली बात वो कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो कोट्टदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट्टदीजी की खोज किसने की थी? कोट्टदीजी की खोज जो की थी फजल अहमद खान ने की थी 1955 से 57 के बीच। इसी प्रकार से जैसे अगर आपसे लोथल पूछ लिया जाता तो आपने लोथल के बारे में बता दिया कि लोथल भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है और यहाँ से क्या प्रमुख चीज़ मिली है। तो प्रमुख स्थल हो गए। प्रमुख स्थल के बाद आपका आ जाता है प्रमुख संरचनाएं। बृहद स्नानागार है, अन्नागार है, अन्न कोठार है, सभा भवन है, राजपथ है, इनके बारे में आपसे आ सकता है। अवशेष, किसी विशेष अवशेष के बारे में पूछा जा सकता कहाँ से मिला है। पशुपतिनाथ की मोहर में कौन कौन से जीव जंतु चित्रांकित हैं, इनका वर्णन कीजिए। लिपि, लिपि के बारे में पूछा जा सकता है। फिर मुद्राएं, मुद्राएं पूछी जा सकती हैं कि भाई सर्वाधिक मुद्रा कौन सी प्रचलित थी, इस तरीके से। समाधान के बारे में पूछा जा सकता है। आयात निर्यात के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाई जा सकती थी। तो 3 मार्कर्स में जिस तरह से आप प्री की एक बृहद तैयारी करते हैं उसी तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उदाहरण के लिए आपको 2018 MPPSC मेंस में बृहद स्नानागार के बारे में पूछा गया है कि 3 मार्कर्स में। तो आप बता सकते हैं कि बृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है और ये बृहद स्नानागार वैसे तो 54 मीटर गुणित 33 मीटर है अगर संपूर्ण उसका परिसर मिलाया जाए तो, लेकिन उसमें जो स्नानागार है वो आपका 11.8 गुणित 7.01 गुणित 2.4 का जो है उसका क्षेत्र में विस्तृत है। तो बृहद स्नानागार के बारे में आप बता सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्य इसके दोनों थे। तो अब और कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ विशेष टर्म्स आती हैं जिनसे 3 मार्कर्स बन सकते हैं। उदाहरण के लिए माउंट एबी क्या है? तो हड़प्पा नगर का दुर्ग जिस टीले पर पाया गया है उसको माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। R37 क्या है? तो हड़प्पा नगर में स्थित कब्रिस्तान जो है उसको R37 की संज्ञा दी गई है। बुस्ट्रोफ्रेदन क्या है? तो सैंधव लिपि जो लिखी जाती थी वो पहले दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस प्रक्रिया को बुस्ट्रोफेदन कहते हैं। फिर आपका और मैंने एक दो जो पॉइंट्स हैं, आप ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है? तो सैंधव सभ्यता की नगरें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनसे बनने वाले जाल को ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 11 मार्कर्स में कि 11 मार्कर्स में आपके कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। 11 मार्कर में आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है सैंधव सभ्यता के पतन के कारण को वर्णित कीजिए, लेकिन मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है आंसर राइटिंग का, अब हम उसमें आ जाते हैं। पहले 15 मार्कर्स में आते थे आपके डिटेल क्वेश्चन, अब आते हैं आपके 11 मार्कर्स में। उनमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं? तो आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है 2020 PSC में, 2020 MPPSC मेंस में, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपका क्या मत है? आपका क्या मत है? और दूसरा क्वेश्चन जो है एक UPSC 2014 का है। UPSC सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम डील करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं में सभी कुछ बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा? कि भाई सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, प्रशासनिक विशेषताएं, नगरीय नियोजन की विशेषताएं।
अब न इन सारी विशेषताओं को आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी उसमें, फिर ये प्रकृति पूजक थे, इसमें लिंग उपासक थे, फिर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं लेकिन संभवतः पुरोहित या वणिक वर्ग के हाथों में थी। नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है जिससे ये सभी समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठता स्थापित करती है। नगर नियोजन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि भाई सड़कों को स्वच्छ रखने की क्या पद्धति थी और प्रकाशीय व्यवस्था कैसी थी, नगरों के किनारे हाट व्यवस्था कैसी थी, आप ये बता सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक रूप से शांति प्रिय लोग थे, मनोरंजन के साधन बता सकते हैं, उनके पहनावा के बारे में बता सकते हैं क्या था, उनका कल्चर क्या था ये बता सकते हैं। आर्थिक स्थिति, उनका व्यापार जो है मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ होता था, किन चीज़ों का आयात करते थे, किन चीज़ों का निर्यात करते थे, व्यापार वाणिज्यिक जो विशेषताएं थी वो बता सकते हैं। इस तरीके से सैंधव सभ्यता की विशेषताएं आप बता सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 2019 में ये क्वेश्चन आया है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो एक विशाल सभ्यता एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के अभाव में स्थापित नहीं हो सकती। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,90,000 वर्ग किलोमीटर था, जो इंगित करता है कि इतनी बड़ी सभ्यता को चलाने के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति अवश्य विद्यमान रही होगी। एक नगरीकृत व्यवस्था जो होती है वो बिना आर्थिक सुदृढ़ व्यवस्था के संभव नहीं हो सकती। चूंकि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, जो स्पष्ट करती है कि यहाँ पर क्या था, जो इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से भी स्पष्ट होता है कि इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अधिशेष उत्पादन होता था। अन्न कोठार, श्रमिक आवास और अन्नागार से इसकी जानकारी मिलती है कि जो अधिशेष उत्पादन था वो यहाँ पर स्टोर करके इनको विदेशों को निर्यात किया जाता था। तो इन सबसे इनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। फिर आप नगरों की आर्थिक स्थिति की विशेषताओं के बारे में आपको बताने के लिए आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि थोड़ा सा बेटा यहाँ फोकस कर दो। आर्थिक स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति, इसका हमको क्या करना है? वर्णन करना है। अब इसके लिए अगर आपको बनाना हो कि आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे कैसे मिलती है, तो सबसे पहले तो इसको जो स्पष्ट करता है वो सैंधव सभ्यता का क्या स्पष्ट करता है? अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन में क्या है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो उत्पादन होता था मुख्यतः कृषिगत उत्पादन, वो अधिशेष में होता था। और इसके साक्ष्य हमको अन्न कोठार, अन्नागार से भी मिलते हैं कि यहाँ पर इसको स्टोर करके क्या किया जाता था? विदेशों को निर्यात किया जाता था। ये इसकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की साक्ष्य प्रदान करते हैं। सेकंड हम आ जाएंगे नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन, एक नगरीय सभ्यता तभी संभव होती है जबकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर ही विशाल और भव्य नगरों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि सैंधव सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी, ये भी इसकी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने का एक प्रमाण है। फिर आप इसमें व्यापार और वाणिज्य का उदाहरण दे सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया और उसके आगे तक होता था। इसमें थोड़ा आप बता सकते हैं आयात निर्यात क्या क्या होता था। जो इसकी सैंधव सभ्यता कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से और मेसोपोटामिया की मोहरें जो है सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो ये इसके सुदृढ़ व्यापार की ओर आपको इंगित करता है, आप यहाँ भी बता सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जाता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन किस तरीके से आपका आर्थिक स्थिति का साक्ष्य प्रदान करता है? तो सैंधव सभ्यता के लोगों का जीवन जो था वो विलासितापूर्ण था। ये मुख्यतः मनोरंजन को पसंद करते थे, घरेलू मनोरंजन और चौपड़ खेलना और जानवरों की लड़ाई कराना, नृत्य संगीत के शौकीन थे। इनका पहनावा भी उत्तम कोटि का था। बहुत सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं जो इंगित करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो उन्नत थी। तो सामाजिक जीवन से भी इसके हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कारखानों की उपस्थिति, सैंधव सभ्यता में विभिन्न प्रकार के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चौदड़ों से आपका मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से कपास बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो ये भी इसके उन्नत आर्थिक स्थिति का जो है साक्ष्य प्रदान करते हैं। फिर आप आ जाइए, तो अब आर्थिक स्थिति के लिए आप जो है अब इस पॉइंट को आप कहेंगे, आप देना चाहें तो दे सकते हैं आध्यात्मिक जीवन।
आध्यात्मिक जीवन कैसे आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकता है, तो यहाँ पर जो है यज्ञ कर्मकांड की भी जानकारी मिलती है। यज्ञ वेदियाँ विभिन्न जगहों से प्राप्त हुई हैं। बृहद स्नानागार बनाया गया था जिसका महत्व धार्मिक था। इससे पता चलता है कि आर्थिक संपन्नता, उसमें स्नानागार में चारों ओर जो है कक्ष बने हुए थे जहाँ आर्थिक संपन्नता वाले व्यक्ति आकर के क्या करते थे, अलग से व्यवस्था थी उनके स्नान की। तो ये आध्यात्मिक जीवन भी क्या है, आपको बताता है कि यहाँ की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, आर्थिक स्थिति उन्नत थी। तो ये आर्थिक स्थिति आपने थोड़ा सा भूमिका दे दी कि एक बृहद और विशाल और नगरीकृत सभ्यता का जो अस्तित्व है वो बिना आर्थिक स्थिति के, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि सैंधव सभ्यता मुख्यतः एक नगरीय सभ्यता थी, अतः और इससे स्पष्ट होता है कि सैंधव सभ्यता की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, जो कि सैंधव सभ्यता के अधिशेष उत्पादन से भी ज्ञात होता है। यहाँ से होने वाला व्यापार में मुख्यतः खाद्य वस्तुएं, प्रसाधन सामग्रियां जो है विदेशों को निर्यात की जाती थी, जड़ी बूटियां निर्यात की जाती थी, औषधि निर्यात की जाती थी। तो ये सब क्या है आपका क्या कहते हैं, सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था की ओर आपका इशारा करता है। ठीक है ना, मैंने आपको थोड़ा सा नोट करके रखा था, इसको आप सुन लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डील नहीं कर रहा हूँ। तो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था व उन्नत आर्थिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। एक विशाल उन्नत नगरीय सभ्यता बिना सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के अस्तित्व में नहीं आ सकती। अधिशेष उत्पादन, विदेशी व्यापार, उन्नत नगर नियोजन, कारखानों की प्रचुरता, सामाजिक आध्यात्मिक जीवन सभी में हड़प्पा सभ्यता की उन्नत आर्थिक स्थिति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उसके बाद फिर आप ये जो है चार्ट बना सकते हैं, और इस चार्ट बनाने के बाद आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए एक ही क्वेश्चन दो रूप में आया है। एमपीपीएससी में आपसे पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और इसी का इसको थोड़ा आगे बढ़ते हुए एनालिसिस रूप में यूपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया है कि सैंधव नगरीकरण, सैंधव सभ्यता के नगरीकरण के वो चिन्ह जो वर्तमान नगरीकरण को निवेश प्रदान करते हैं इंगित कीजिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं? तो सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो एनालिटिकल क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 का, इसको मैं डील कर देता हूं, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप अर्थ समझ लीजिए कि अर्थ है क्या। इसी को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपसे पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की नगरीय नियोजन और संस्कृति की वर्तमान को देन क्या है, वर्तमान को क्या देन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है। तो अब इस ये क्वेश्चन आपको पूरा रिटर्न में मिलेगा। मैं आपको इसको रिटर्न जो मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको इसमें दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको निकाल लीजिएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आपको इसमें क्या कहते हैं, इसको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है कोई भी पॉइंट, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता के नगरीकरण की वर्तमान को देन। तो सबसे पहली बात तो यह कि सैंधव सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी जो लगभग 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान और प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसकी जो नगर नियोजन विशेषता है उसने इसको अपनी सभी समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठता प्रदान की है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वेश्चन में भूमिका लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबका अपना अलग अलग वे होता है। कुछ थोड़ा दार्शनिक अंदाज में लिखते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया है उसी से रिलेटेड लिखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है जो भी लिखें, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वही बताने की कोशिश करिए, चाहे आप थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में बताएं, चाहे आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना शुरू करें, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही बताना है। थोड़ा सा मैंने इसकी भूमिका बना रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत
वह लगभग 4500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता भारत की ही नहीं अपितु विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है, जिसकी सुव्यवस्थित नगर योजना इसे अपनी सभी समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठता प्रदान करती है। इसके अनेक चिन्ह वर्तमान नगरीकरण में निवेश के रूप में देखे जा सकते हैं। यथा, ठीक है। अब भूमिका के संबंध में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, वहाँ हमारी भूमिका संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमको लिखने के लिए 2 पेजेस मिलते हैं और जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स बनाई गई है। तो हमको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, जो हमको क्राइटेरिया लिखने के लिए मिला हुआ है उसका भी ध्यान रखना है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो वहाँ पर भूमिका हमको संक्षिप्त बनानी है। मैंने इसकी आपको भूमिका बता दी, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बोल करके बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको आंसर तो दे ही रहा हूँ रिटर्न लिखा हुआ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता लगभग 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत और 4,500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महान एवं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी सुव्यवस्थित नगर योजना इसे अपनी सभी समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठता प्रदान करती है। और इसकी इस नगर योजना के चिन्ह वर्तमान नगरीकरण में भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अब वो चिन्ह कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में कि सैंधव नगरीकरण, सैंधव नगरीकरण के निवेश, है ना, जैसा क्वेश्चन में आया था, सैंधव नगरीकरण के निवेश। सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नगर व्यवस्था। नगर व्यवस्था, अब नगर व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? तो दूसरा आपका आ जाएगा नगर नियोजन, नगर व्यवस्था, नगर नियोजन। थर्ड आपका आ जाएगा आवासीय व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था। ओके, अभी इन सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्थ आपका आ जाएगा आपका हो गया नगर व्यवस्था, नगर नियोजन, आवासीय व्यवस्था, व्यापार, इसको हम कह सकते हैं नगरीय हाट संस्कृति, हाट संस्कृति। ये कैसे हो जाएगी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा, और जो पॉइंट्स ले सकते हैं हम, तो हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा विभेदीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विभेदीकरण, ठीक है ना, विभेदीकरण। ओके, फिर आप चाहो तो नगरों में और क्या, हाँ, एक पॉइंट हम ले सकते हैं व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य नगर में कहाँ से रिलेटेड है, तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं नगर व्यवस्था। नगर व्यवस्था, वर्तमान नगर व्यवस्था सैंधव सभ्यता से किस प्रकार संदर्भित है? तो देखिए, सैंधव सभ्यता में बृहद नगरों का अस्तित्व था और इसमें सफाई, प्रकाश, स्वच्छता की उत्तम व्यवस्था होती थी। ये व्यवस्था एक सुदृढ़ नगरीय संस्था या नगरीय प्रशासनिक संस्था के अभाव में संभव नहीं थी। यद्यपि नगरीय सभ्यता के, नगरीय संस्था के हमको स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, किंतु अनुमान ही लगाया जा सकता है कि बिना एक संस्था के इतनी बड़ी व्यवस्था संचालित नहीं की जा सकती थी। तो सैंधव नगरों की जो व्यवस्था थी वो एक नगरीय संस्था के द्वारा संचालित की जाती थी। वर्तमान में भी हम नगरों के प्रशासन के लिए स्थानीय संस्थाओं को देखते हैं, तो ये एक रिलेशन हो गया, स्थानीय संस्थाएं, नगरीय व्यवस्था। फिर आता है नगरीय नियोजन। तो नगरीय नियोजन में आप देखेंगे कि सैंधव सभ्यता में नगरीय नियोजन था। अधिकांश नगरें की जो स्थिति थी, सड़कें समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटती थी और रिक्त स्थानों पर जो होता था वो आवासीय परिसरों की उपलब्धता होती थी। वर्तमान भारतीय कस्बों और छोटे नगरों में आज भी यह व्यवस्था देखी जा सकती है। फिर एक आपका एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगरीय अवस्थिति। नगरीय अवस्थिति ये क्या है? तो सैंधव सभ्यता के अधिकांश नगर जो थे वो कहाँ पर केंद्रित थे? सैंधव सभ्यता के अधिकांश नगर
प्रमुख व्यापारिक मार्गों और प्रमुख नदियों के किनारे स्थित थे। आज भी भारत के महत्वपूर्ण नगर प्रमुख व्यापारिक मार्गों और नदियों के किनारे स्थित हैं, जो कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता के नगरीकरण से जो होता है तादाद में स्थापित करते हैं। फिर आपका आ जाएगा व्यापार वाणिज्य। इसकी व्यापार वाणिज्य की, सॉरी मैंने यहाँ पर आना है हमको, और मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉरी, ये नगरीय अवस्थिति यहाँ पर आएगा, नगरीय अवस्थिति है ना, वो हमने आर्थिक स्थिति वाले पॉइंट में लिख दिया था, नगरीय अवस्थिति हो गया। अब हम आते हैं व्यापार वाणिज्य किस तरीके से नगरीकरण के निवेश प्रदान करता है। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य है वो मुख्यतः पश्चिमी देशों मेसोपोटामिया के साथ होता था, और यहाँ से मुख्य रूप से जो धातुएं, औषधि और कृषिगत उत्पादन जो होते थे वो निर्यात किए जाते थे। आज भी भारत के पश्चिमी तट पर छोटे बड़े बंदरगाहों की उपस्थिति एक तादाद में स्थापित करती है। सिंधु सभ्यता में सड़कों के किनारे ऊंचे चबूतरों पर दुकानें लगाई जाती थीं। आज भी भारत के छोटे नगरों और कस्बों में सड़कों के किनारे दुकानें लगाने की हाट परंपरा प्रचलित है। तो व्यापार वाणिज्य भी नगरीकरण से तादाद में स्थापित करता है। ओके, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विभेदीकरण में। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु नगर जो है वो दुर्ग से घिरे हुए होते थे, और दुर्ग सामान्यतः दुर्गों में दो या कहीं कहीं पर 3 टीले भी मिले हैं। या हम इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि दुर्ग के अंदर भिन्न भिन्न टीले होते थे। एक टीला जो होता था वो अभिजात वर्ग के लिए, और दूसरा जो टीला होता था वो सामान्य वर्ग के लिए होता था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में विभेदीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और आज भी हम भारत में आवासीय बस्तियों को विभिन्न आधारों पर पृथक पृथक रूप से स्थापित होते हुए देख सकते हैं। कहीं पर जाति आधार पर, तो कहीं पर आर्थिक आधार पर हम बस्तियों का विभेदीकरण देख सकते हैं। तो विभेदीकरण भी सिंधु सभ्यता से एक तादाद में स्थापित करता है। इस प्रकार ये चीज़ें हैं जो सिंधु सभ्यता के नगरीकरण के वर्तमान भारतीय नगरीकरण को निवेश के रूप में चिन्हित की जा सकती हैं। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका पूरा आपको आंसर, रिटर्न आंसर मिल जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं आप नोट कर लीजिए कि देखिए, आर्थिक स्थिति का वर्णन आया हुआ है 2019 में। 4 प्रकार की स्थितियां मुख्य हैं: आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। कहीं आपको सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है, कहीं आपको धार्मिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है, कहीं आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको सारे पॉइंट को मिलाकर सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं ये तैयार करना है, फिर इन्हीं को अलग अलग अगर 11 मार्कर में आ गया तो किस तरीके से तैयार करना वो देखना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, सिंधु सभ्यता की अभी हमने क्या देखा, नगरीय निवेश क्या थे, है ना, नगरीय निवेश क्या थे। सिंधु सभ्यता की भारतीय संस्कृति को क्या देन है, सिंधु सभ्यता की भारतीय संस्कृति को क्या देन है, इस पॉइंट को आपको प्रिपेयर करना है। क्या सिंधु सभ्यता भूमध्य सागरीय सभ्यता का उपनिवेश थी, विवेचना कीजिए या इस पर अपना मत दीजिए। तो आप अलग विशेषताएं जो सिंधु सभ्यता की हैं वो दर्शाते हुए लास्ट में एक कंक्लूजन ये जरूर देंगे कि सिंधु सभ्यता स्थानीय छोटी छोटी संस्थाओं से सभ्यताओं से मिलकर के पनपी थी, और यह स्थानीय स्तर पर जो क्या कह सकते हैं हमको, स्थानीय स्तर पर विस्तारित हुई सभ्यता थी, ना कि भूमध्य सागरीय सभ्यता का अवशेष थी। ओके, फिर आप को एक क्वेश्चन मैंने रोक दिया था, वो क्यों रोक दिया था, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। ये आया हुआ है 2019 में 6 मार्कर्स में आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपका रोक दिया था, वो था कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, और एक क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने क्यों रोक दिए थे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ लगाने के लिए, आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इनके भी रिटर्न आंसर जो है वो आपको दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक संस्कृति के बारे में जो है आंसर राइटिंग देखेंगे। वहाँ भी मैं आपको जो पिछले एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स
और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 11 मार्कर्स में 3 से 4 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग और 1 या 2 क्वेश्चन पूरा रिटर्न में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।